नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के बज चुके हैं, वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। आज इसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस रणनीति के बारे में जिसके आगे आप कह सकते हैं विपक्ष का पूरा नैरेटिव इस वक्त ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल 195 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। यानी ये वो उम्मीदवार हैं जो 370 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट पूरा करने के लिए अब अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे। अब इन 195 उम्मीदवारों का ऐलान किस तरीके से किया गया है, किसका टिकट कटा है और टिकट कटने के पीछे की वजह क्या है, इन तमाम समीकरणों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ वो विपक्ष है जो आज पटना में एक रैली करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन आज पटना में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस मंच पर आपको सिर्फ राहुल गांधी, खड़गे और लालू परिवार नजर आएगा, सीताराम येचुरी नजर आएंगे। लेकिन बाकी जो इंडिया गठबंधन के पुरोधा हैं, बाकी जो इंडिया गठबंधन में शामिल बड़े नेता हैं, वो आपको पटना में नजर नहीं आएंगे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी है जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और ये तैयारी किस तरीके से की गई है, इसका परफेक्ट एग्जांपल दिल्ली से देखने को मिलता है। दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इन 5 सीटों पर 4 सीटों पर इस बार कैंडिडेट्स बदल दिए गए हैं। कहां किसका टिकट कटा है, किसको टिकट मिला है, ये आइए हम जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, 5 सीटों पर ऐलान किया गया है और इन 5 सीटों में से एक को सिर्फ रिपीट किया गया है। यानी कि सिर्फ मनोज तिवारी हैं जो अपनी सीट को बचाने में कामयाब दिखे हैं। बाकी तमाम 4 सांसदों के टिकट को काट दिया गया है। 2 सीटों का ऐलान अभी होना बाकी है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रवेश वर्मा की सीट की हो रही थी। माना ही जा रहा था कि प्रवेश वर्मा को इस बार भी पार्टी रिपीट कर सकती है, लेकिन इस लिस्ट ने सबको चौंकाया और प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत शेरावत को टिकट दिया गया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनावी रणनीति बुनती है या किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली काम करती है कि टिकट कटने के बाद भी प्रवेश वर्मा कमलजीत शेरावत के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं, उन्हें गुड लक विश करते हुए नजर आते हैं। यानी यहां टिकट कटने पर कोई बगावत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप विपक्षी खेमे की बात करेंगे तो सीट शेयरिंग को लेकर ही भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक जो इंडिया गठबंधन है उसका कुनबा टूटता हुआ नजर आ रहा है। नेताओं में भगदड़ है तो दूसरी तरफ एक ऐसी पक्की तैयारी है 400 पार सीटें जीतने की, जिसमें एक बार में 195 सीटों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। और ये कैसे किया गया है, आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राहुल महाजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, समीर चौगावकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। चर्चा करेंगे दिल्ली को लेकर। आइए सबसे पहले आपको नई दिल्ली सीट के बारे में बता देते हैं, जहां से मीनाक्षी लेखी इस वक्त करंट में सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, जिसने सबको चौंकाया। अब इस पर बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली मिलने का ऐलान हुआ। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और वो भी उत्साहित होकर ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो 400 पार का मिशन लेकर चल रहे हैं उसे हम पूरा करेंगे। धन्यवाद कर रही हैं पूरी की पूरी लीडरशिप को। और एक जोश जो है वो बांसुरी स्वराज में इस वक्त देखने को मिलता है। नई दिल्ली सीट पर यह बड़ा फेरबदल किया गया और ये बड़ा फेरबदल तब हुआ जब मीनाक्षी लेखी को यहां से हटाया गया और बांसुरी स्वराज को उनकी जगह टिकट किया गया। अब हर्षवर्धन जी, इसे 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कि युवा चेहरा, एक महिला चेहरा जो कि पहले से वहां महिला सांसद थी मीनाक्षी लेखी, उन्हें रिप्लेस किया गया तो बांसुरी स्वराज को लाया गया, उसे मौका दिया गया है। तो दूसरा यह है कि जो एक कहानी चलाने की कोशिश बीते 15 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही थी, सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि कुछ खटास है रिश्तों में, उन्हें साइडलाइन किया गया, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, वो बांसुरी स्वराज को टिकट देने के साथ ही सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह का सामान्य विश्लेषण अब भारतीय जनता पार्टी की सूची में चलता नहीं है। दिल्ली में चूंकि एक मनोज तिवारी को छोड़ दें तो किसी का टिकट बचा नहीं है। और आपने अभी बताया कि कमलजीत शेरावत को प्रवेश वर्मा बधाई दे रहे हैं। बांसुरी स्वराज को लेकर बहुत पहले से चर्चा चल रही थी। बांसुरी बहुत लंबे समय से काम कर रही दिल्ली बीजेपी में
और ये माना जा रहा था, वो प्रवक्ता के तौर पर टीवी चैनलों पर भी आ रही थी, ये माना जा रहा था कि उनकी कोई भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में तय है। लगातार वो दिख भी रहा था और हाल के दिनों में उनकी जो कहें कि उनकी जो गतिविधि है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक जो कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, उनमें जानबूझकर बढ़ाई भी गई थी। तब से ये एक बात कही जाने लगी थी कि मीनाक्षी लेखी की जगह वो लेंगी। अब नई दिल्ली कोई ऐसी सीट नहीं है कि जिस पर किसी प्रत्याशी के नाम से कोई जीत या हार तय होनी हो। नई दिल्ली सीट पर कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई आप उस तरह के कोई जाति और उस तरह के समीकरण को लेकर आप आए। एक एलीट सीट है, इस तरह की सीट है जिस पर हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई दिल्ली जो देश की राजधानी है, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक औसत आय है, जो सबसे ज्यादा संसाधनों वाला इलाका है, उनमें से एक सीट ये मानी जाती है। तो यहां पर मीनाक्षी लेखी की जरा बांसुरी स्वराज को लाने से कोई उस तरह का कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं। लाभ क्या क्या हो सकता है? बांसुरी स्वराज में एक बड़ा वर्ग है जो विशेष करके दिल्ली की राजनीति करने वाला, वो ये मानता है, वो सुषमा स्वराज जी की छवि देखता है, चेहरा देखता है, और सुषमा स्वराज एक ऐसे नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में रही। वो 26 साल की उम्र में विधायक बन गई थी, हरियाणा से उन्होंने राजनीति की थी शुरुआत में तो खैर वो चंद्रशेखर जी के साथ थी, बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आई तो फिर वो क्या क्या उन्होंने हर मोर्चे पर जब भाजपा को लड़ना होता था तो वो बेल्लारी तक लड़ने चली गई थी। तो वो उस तरह की नेता थी और अब उनकी बेटी अगर उस तरह से आगे बढ़ रही है संगठन में तो नरेंद्र मोदी को उनकी भूमिका दिखती होगी। दूसरी जो सीटें हैं उस पर अगर आप देखें तो कोई चौंकाने वाला मुझे नाम नहीं लगता। हां, प्रवेश वर्मा का टिकट कटना वो मुझे थोड़ा चौंकाता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लोग बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब वो शायद वो विधानसभा में पूरी तरह से फोकस करेंगे, प्रवेश वर्मा को जो दिल्ली विधानसभा है उसके लिए तैयार किया जाएगा, ये एक सिर्फ बदलाव है। उसके अलावा कोई बदलाव मुझे दिखता नहीं है। प्रवीण खंडेलवाल कम से कम हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कम से कम 15 सालों से तो देख रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल, छोटा सा भी व्यापारियों का कार्यक्रम हो तो धरना प्रदर्शन, उनकी CAIT जो संस्था है छोटे मझोले व्यापारियों की, उस पर वो बहुत काम करते रहते हैं। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन माना जा रहा था कि उनकी विदाई होगी और वो एक बेहतर सीट है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव है। गौतम गंभीर पहले से ही कह चुके हैं कि हम सांसद नहीं लड़ने वाले हैं, तो उनकी जगह कौन आएगा। तो मोटा मोटा देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक दिल्ली को लेकर जो कहें उसको ब्रांडिंग के लिहाज से एक अपने चेहरे तैयार किए हैं। भले ही 7 सीटें हैं लेकिन उसका असर जो मैसेज है वो बढ़ा जाता है। लेकिन इन सबके बीच ये भी क्लियर हो जाता है राहुल जी कि जो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का वो कितना स्ट्रांग है। प्रवेश वर्मा जिसे सबसे ज्यादा हैवी वेट माना जा रहा था, उनके टिकट को लेकर चर्चा हम कल भी कर रहे थे कि शायद उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन उनका टिकट कटा, उसकी जगह कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया। और सबसे खूबसूरत तस्वीर तो ये आई कि उनके साथ दोनों की तस्वीरें आई, एक दूसरे को गुड लक विश करते हुए नजर आए। प्रवेश वर्मा ने अपनी गुड विश जो है वो कमलजीत सहरावत को दी। तो ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन इस वक्त तो कम से कम नजर आ रहा है कि टिकट कटा भी है तो कोई रूठा नहीं है, कोई जा नहीं रहा है आपको छोड़कर। देखिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जो कल की जो लिस्ट आई है उसमें लगभग 34 जो सांसद हैं उनके टिकट कटे हैं। अब आप दिल्ली की बात कर ही रहे थे, जो 5 लोगों के नाम जो है घोषित किए गए उनमें 4 टिकट कट गए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बाकी जगह पे जैसे बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नाम जो हैं वो चेंज किए गए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य दिखाई देता है जिसमें ज़्यादा कोई चेंजेस जो हैं आपको सिटिंग MPs में नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन ये बात साफ है कि यहाँ पर दिल्ली में चाहे कोई माने या ना माने, दिल्ली में इस बार चुनाव वो बहुत आसान नहीं है। जब आप और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो एक स्ट्रेंथ बनती है। तो ये भी एक कारण रहेगा कि जो ऐसे चेहरे हैं दिल्ली में बीजेपी के, जिनको बीजेपी क्योंकि सर्वे करवाती है, बीजेपी अपने फीडबैक का पूरा सिस्टम है, तो उनको जिन नामों पे लगता है कि जिन्होंने काम नहीं किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या जिनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई माहौल होगा, उनको चेंज करने की बात है। ये बात ठीक है कि जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं पर उनका जो टिकट चेंज किया गया वो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव दिखाई देते थे। लेकिन हाँ, पार्टी का अपना सिस्टम है एक फीडबैक का, उसमें अगर आया होगा तो नेचुरली उसी के हिसाब से ये फैसला किया गया। और देखिए, इस फीडबैक में एक और बड़ी बात है जो रमेश बिधूड़ी के टिकट को देखकर समझ में आती है। रमेश बिधूड़ी की बात मैं थोड़ा सा कर दूं, उनका उसके पीछे एक कारण ये भी है कि अगर आप जब लिस्ट को एनालाइज करेंगे तो साध्वी प्रज्ञा और बाकी सारे लोगों को भी जो टिकट कटे हैं उसमें एक फैक्टर जो दिखाई देता वो ये दिखाई देता कि वो लोग जिन्होंने किसी तरह की ऐसी बयानबाजी की है जिसके कारण पार्टी को कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट हुआ है, तो उनके टिकट जो हैं वो कहीं ना कहीं कटे हैं। उसमें
रमेश विदुड़ी का भी एक इंसिडेंट है, जिन्होंने बीएसपी के एक सांसद के खिलाफ जो बातें की थी, जिसके कारण बीजेपी को संसद में एम्बैरेसमेंट फील करे। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर को लेकर और रमेश पिधूड़ी को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष बहुत एग्रेसिव रहा था और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल भी उठाए गए थे, मुस्लिम विरोधी बताया गया था। लेकिन ये तो तय है कि आपका एक एक बयान, समीर जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आपका एक एक बयान नोटिस होता है। और अब वो दौर तो कम से कम नहीं है कि आप जितने विवादित बयान देंगे, आप जितना मुस्लिम विरोधी बयान देंगे, आप उतने ही ऊंचे या उतने ही बड़े नेता बन जाएंगे। ये कम से कम इस भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आता। परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रज्ञा ठाकुर का और रमेश पिधूड़ी का। निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार अपने सांसदों से कहती रही, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कहती रही, कार्यकर्ता से कहती रही कि इस तरह का कोई बयान न दे जिससे पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़े और बाद में पार्टी को उसको संभालने में मुश्किल हो। मुझे लग रहा है ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है, लेकिन रमेश विदुड़ी इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे। पार्टी के जो निर्देश मिल रहे थे, उन्हें लगता था कि क्षेत्र के अंदर बहुत लोकप्रिय है और उनका टिकट कट नहीं सकता, वह फिर जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि उनके काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास रामवीर सिंह विदुड़ी जैसे भी नेता है, जो 5 बार के विधायक रहे, गुर्जरों के बड़े नेता है, क्षेत्र में उनका प्रभाव है। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल के अंदर बताई। ये प्रज्ञा ठाकुर जो बहुत कंट्रोवर्शियल थी, प्रधानमंत्री मोदी ने तो उन्हें कहा था कि मैं उसे कभी मन से माफ नहीं करूंगा। और प्रज्ञा ठाकुर का टिकट सबको मालूम था कि टिकट कटने वाला है। प्रज्ञा ठाकुर खुद भी इस बात को जानते थे कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। वहां से भी आलोक शर्मा को टिकट दिया। जो भी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जो हुए थे 2023 के, उसमें भोपाल से विधानसभा की सीट से चुनाव हारे थे। पहले मेयर रह चुके हैं भोपाल के, शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी रहे। लेकिन मीनाक्षी लेखी की सीट को लेकर जरूर मैं कहना चाहूंगा एक बात, कि मीनाक्षी लेखी का एक बड़ा जो कारण रहा है कि जब कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे तो उनकी संसदीय सीट में 25 सीटें आती है कॉर्पोरेशन की, और उसमें से सिर्फ 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, जबकि मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि 25 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और वहां के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि मीनाक्षी लेखी ने चुनाव में समय नहीं दिया, क्षेत्र में काम नहीं किया, जनताओं से मिली नहीं, इसलिए कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 5 सीटें मिली है। मुझे लग रहा है कि वह भी बड़ा कारण रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज थी और नए उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वहां से सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को देखे, काफी देर से वो मीडिया में एक्टिव थी, प्रवक्ता है, दिल्ली प्रदेश की सचिव भी है, और मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की एक वकील है। तो एक अच्छा चॉइस भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली की सीट पर दिया है। इसके अलावा भोजपुरी के स्टार मनोज तिवारी का कंफर्म था कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी 2 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया, लेकिन उसमें से एक टिकट पर निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि हंस का टिकट कटेगा, वहां भी नया उम्मीदवार देखने को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसको देखते हुए टिकट दिया। प्रवेश वर्मा को लेकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 2019 के चुनाव में 60% वोट उन्हें मिला था। मतलब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट अगर मिल जाए तब भी उससे दुगना वोट उन्हें मिला था, 60% वोट्स की मार्जिन से वो जीते थे। तो मुझे लग रहा है उनका टिकट कटना जरूर एक आश्चर्यजनक रहा है प्रवेश वर्मा का। लेकिन पार्टी है, डिसीजन जो लेती है तो सभी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, और प्रवेश वर्मा ने भी इसे उसी रूप में लिया है और सहरावत को बधाई दी है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया अभी 5 सीटों पर, वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। देखिए, बीजेपी को लेकर ये कहा तो जाते ही हर्षवर्धन जी के नैरेटिव गढ़ने वाली पार्टी है। ये अपने विपक्षियों का मनोबल कैसे तोड़ना है बड़े अच्छे से जानती है। 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके टिकट काटने थे काट भी दिए, और कोई बहुत ज्यादा किसी के रूठने की खबर, किसी के पार्टी छोड़ने की खबर जो है वो अभी तक फ्लोट होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन की तैयारी है वो अभी इसी बात को लेकर है कि कहां पर कैसे लड़ना है। अब पटना की रैली को देख लीजिए, इसमें लालू परिवार तो नजर आएगा, इसमें राहुल गांधी तो नजर आएंगे, उनकी पार्टी के नेता तो नजर आएंगे, लेकिन बाकी कहां हैं इस बात की जानकारी किसी को नहीं। मुझे लगता है कि ये तो बहुत बेसिक सा फर्क है, बेसिक डिफरेंस है दोनों पार्टी में। और ये जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर भी थी तब भी इस तरह की कोई बहुत बड़ी बगावत या किसी का टिकट कट गया, हाँ ये जरूर था कि तब थोड़ा बहुत लोग बोलते थे। लेकिन मैं जिसको बार बार कहता हूं ना कि नरेंद्र मोदी अमित शाह युग में असहमति को सहमति में बदलने का कुछ जादुई मंत्र टाइप मिल गया है इस पार्टी को। अब चाहे आप जो भी कह लें कि शक्तिशाली नेतृत्व है तो डर होता है, लेकिन दरअसल ऐसी कैडर वाली पार्टी में आप बाहर जाकर बहुत कुछ कर नहीं सकते। या तो इतने आप ताकतवर नेता होइए कि आप उससे निकल कर भी बहुत कुछ कर सकें, और दूसरा एक जो यहां से निकल कर जाएंगे कहां। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति होती कि सामने कोई बहुत मजबूत पार्टी होती कि आप सिर्फ बदलते और वहां से आपको सांसद का टिकट मिलता, तो यह भी एक बड़ी वजह होती है कि नेता बदलते नहीं। एक पार्टी डिफरेंस है, पहले भी ऐसा ही होता था, ज्यादातर लोग इस तरह से बात करते थे। और देखिए सिर्फ यही प्रवेश वर्मा नहीं है, जालौर से सांसद हैं देवजी पटेल,
उनका जो बयान है वो बड़ा चर्चा में है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने लुम्बाराम चौधरी जो जिला परिषद के सदस्य थे उनको प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो कह रहे हैं कि लुम्बाराम जी जैसे कार्यकर्ता हमारे यहाँ इतने हैं, अब उनको पार्टी लड़ाएगी। तो एक तो ये भी बात सच है ना कि जिसको टिकट पार्टी ने दे दिया या जिसको नहीं दिया उसके बीच में फर्क क्या है। आप 20 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, आपको पार्टी टिकट नहीं देगी, आपको पार्टी कहीं बैठाएगी नहीं, तो आप कहेंगे कि अरे अभी तो आपने किया क्या है, और वही आपको मिल जाए तो आप एक बार दो बार के सांसद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत अच्छे से है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा जो राहुल जी ने अभी कही, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता कुछ ज्यादा ही सतर्क है। इतनी सतर्क है कि उस अयोध्या में जिसमें प्रयोग करने का अवसर था, नए व्यक्ति को लाने का अवसर था। लल्लू सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, कोई उसमें कमी नहीं, लेकिन लल्लू सिंह जी की उम्र हो गई, उन्हीं को फिर से प्रत्याशी बना दिया। जगदंबिका पाल बहुत पुराने नेता हैं, बहुत मिलनसार नेता हैं, कांग्रेस से रहे फिर आगे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिर से उनको डुमरियागंज से टिकट दे दिया। अब ये क्या जरूरत थी? कृपाशंकर सिंह जौनपुर से, आपको धनंजय सिंह के सामने किसी को लड़ाना था, धनंजय सिंह बाहुबली हैं, कहा जाता है कि केंद्र में शीर्ष में जो लोग बैठे हैं, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर कोई उनको पसंद नहीं करता, वो बार बार ये कोशिश करते हैं। तो आपने प्रयास किया, पहले आपने एक प्रत्याशी लड़ाया तो ऐसा प्रत्याशी लड़ा दिया कि जिसको कहते हैं ना कि कोई उस तरह का प्रभाव नहीं था, वो एक बार जीता दूसरी बार हार गया। अब आपने कृपाशंकर सिंह को लड़ा दिया। कृपाशंकर की पूरी कर्मभूमि मुंबई रही है, ढेर सारे आरोप रहे हैं। ठीक है कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, आज की जो स्थिति है उसमें वो चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसी सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी सतर्कता में, सोचिए एक भी प्रत्याशी का टिकट, सांसद का टिकट मैं आपको हर्षवर्धन जी रोक रही हूं। देखिए जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, खबर अभी सामने आ रही है, आसनसोल से कल पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था और जानकारी यह है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आसनसोल से चुनाव लड़ने से पवन सिंह ने इनकार कर दिया है। कुछ वजहों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, ये पवन सिंह ने कहा है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए पार्टी का धन्यवाद। पवन सिंह जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, पवन सिंह जिनको लेकर विपक्ष मौका ढूंढ रहा था और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा था, उनकी पुरानी क्लिप्स को उठाकर सोशल मीडिया पर चिपकाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ऐसे एक्टर को, ऐसे भोजपुरी स्टार को आप टिकट दे रहे हैं, चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, जो कि अश्लीलता परोसता है, पुअर्दा परोसता है भोजपुरी सिनेमा के जरिए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन वही पवन सिंह अब आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। आसनसोल इस सीट को समझा जा रहा था कि पूर्वांचली वोटर्स का यहां अच्छा खासा प्रभाव है और पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे, पहले से तय माना जा रहा था, उनकी नाम की चर्चा की जा रही थी, लेकिन अभी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, ये उस धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन कुछ वजहों की वजह से मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये पवन सिंह ने साफ कर दिया है। अब इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है? पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे समीर जी, ये तो पहले से चर्चा की जा रही थी, पार्टी ने उन्हें कहा भी था कि आप आसनसोल जाकर तैयारी करिए, हालांकि किसी और सीट की वो डिमांड कर रहे थे। अब चुनाव ना लड़ने के पीछे की क्या वजह? देखिए, आसनसोल सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक समस्या रही। पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ से जीते थे बाबुल सुप्रियो, वो टीएमसी में चले गए। उसके बाद टीएमसी ने वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा को, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे थे, पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे, अटल बिहार की सरकार में मंत्री रहे, वो ममता बनर्जी के सीट से चुनाव लड़ते, आसनसोल में जाते बंगाल में, और वहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा के सांसद बनते। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि हमें धोखा देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को हमें सबक सिखाना, और कि वहाँ से ऐसा उम्मीदवार लाए कि जहाँ से वापिस जो 2019 में हमने आसनसोल सीट जीती थी, वापिस हम 2024 में उसे जीतेंगे। और मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं था। बाबुल सुप्रियो भी कोई बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो भी गायक थे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेकर आई थी, वो चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब वहाँ पर ऐसे किसी भोजपुरी को उतारा जाए, पवन का नाम चला था वहाँ पर, लेकिन उनके खिलाफ जो लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उस सीट से भी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, वो लोग भी इनका नाम से जब से चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे। कल भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट से टिकट डिक्लेयर कर दिया था। मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर उसका बहुत विरोध हुआ होगा, और पवन सिंह को भी लग रहा हो कि वहां से जीतना अब उनके लिए मुश्किल होगा, स्थानीय संगठन विरोध कर रहा है। तो मुझे लग रहा है उन्होंने आज इस बात की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केस होते हैं कि जब किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट डिक्लेयर कर देती है तो वो टिकट मना कर
कर चुनाव लड़ने से मना कर दे, निश्चित रूप से यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा असहज करने वाली है, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वहां कम से कम 25 सीटें जीती जाए। जो पिछली बार 2019 में 18 सीटें जीती थी, उससे कम 5 से 7 सीटें बढ़ाई जाए। ऐसी स्थिति में जब एक सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी वहां रैली कर रहे हैं, अमित शाह वहां कुछ संगठन देख रहे हैं, संगठन के प्रभारी वहां पर सुनील बंसल लगातार कैंप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आसनसोल सीट से जिसे टिकट दिया गया है उस उम्मीदवार की यह घोषणा कर देना कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा किसी कारण से, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी असहज स्थिति होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी अब वहां से किसी स्थानीय संगठन के नेता को चुनाव पर उतारेगी या कोई नया प्रत्याशी लेके आ सकती है। देखिए 42 में से 20 सीटों की घोषणा कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल में की गई थी और ज्यादातर टिकट यहां पर रिपीट किए गए थे, किसी का टिकट काटा नहीं गया था, सब उम्मीदवारों को एक बार फिर से मौका दिया गया था। पवन सिंह के नाम की चर्चा ज्यादा हो रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ वो ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ही मना कर दिया है। इसके पीछे की वजह सिर्फ क्या यही समझी जाए जो समीर जी बता रहे हैं राहुल जी, कि वहां जो स्थानीय संगठन है या जो जमीन पर नाराजगी थी उसे पवन सिंह भाप गए, या किसी और सीट से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है इसीलिए वो ऐसे सार्वजनिक तौर पर मना कर रहे हैं? देखिए बहुत अच्छे से समीर जी ने समझाया कि देखिए वहाँ पर वो मुश्किल सीट है अब बीजेपी के लिए, और देखिए वो सीट का समीकरण भी ऐसा है कि वहाँ पर बिहार से आए हुए लोग और जो झारखंड से आए हुए लोग काफ़ी बसे हुए हैं, 50% ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी स्पीकिंग हैं, और इसी कारण शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने वहाँ से चुनाव लड़ाया और जो है उसको काफ़ी सफलता मिली है। लेकिन अब बीजेपी के पास बाबुल सुप्रियो के बाद ऐसा कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं देता उनको कि जिसको वो वहाँ से चुनाव लड़ाएं। तो अब देखना होगा पार्टी को, अब एक उन्होंने पवन सिंह के ऊपर दाव लगाया था, अब देखना होगा कि कौन व्यक्ति ऐसा उनको मिलेगा जो कि वहाँ पर जो समीकरण है उसके हिसाब से जो है चुनाव जीत सकता। मैं एक जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में, मुझे 2-3 चीज़ें उत्तर प्रदेश में थोड़ा अजीब लगती है। एक तो मुजफ्फरनगर, चंदौली और कन्नौज जैसी सीटें जो हैं, जहाँ पे जो डिफरेंस था जीत का वो 6,000 से 15,000 था सिर्फ पिछली बार, वहाँ पर कैंडिडेट सेम रखना थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसा उम्मीद की जा सकती थी कि वहाँ पे कैंडिडेट चेंज किया जा सकता है। जैसे लखीमपुर खीरी की बात है, वहाँ पर अजय मिश्र टीनी को रखना, जिनके पुत्र के ऊपर आरोप हैं किसान आंदोलन को लेकर, वो भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि उनको कहीं और से टिकट दिया जा सकता था। वो मुश्किल सीट हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर की सीट जो है हमारे यहाँ पर, और उस वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा को वो तीसरी बार जो है चुनाव जीत के आ सकते हैं, तीसरी बार टिकट दिया गया है। ऐसे में देखिए यहाँ पर जो त्यागी समुदाय ने जिस तरह से उनका विरोध किया था, और खूब उसके साथ बाकी समुदाय भी जुड़ गए थे, जो पूरा एक मामला हुआ था सोसाइटी का, उसमें अगर वो मामला जो है उनके खिलाफ बनेगा तो यहाँ पर भी मुश्किलें उनके लिए पैदा होंगी।